अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है जिसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे और 70 साल पुराना तनाज़ा हल की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान तनाज़ा 7 दहाइयों पुराना है। इसराइल और अरब ममालिक में 3 जंगें भी हो चुकी हैं, मगर अब इस तनाज़े के हल में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमरीका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात में तारीखी मुआहदा हुआ है जिसमें इसराइल ने इत्तफाक किया है कि वो अब मकबूजा इलाके में मजीद आबादकारी नहीं करेगा। इसके अलावा आइंदा इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के वफूद मिलेंगे और फिर मुआहदे होंगे। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाहिमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर इत्तफाक कर लिया है। सदर ट्रंप, इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अबू धाबी के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन जायद ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है और इस बयान के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने आज बात की है और इस बात पर इत्तफाक किया है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाए जाएंगे। ये उम्मीद जाहिर की गई है कि ये तारीखी पेशरफ्त मशरिक़ वुस्ता में अमन के क़याम में मदद देगी। इस बयान में मजीद कहा गया कि इसराइल मकबूजा फ़लस्तीन के मजीद इलाके इसराइल में जम करने के मंसूबे को मुअत्तल कर देगा। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसराइल अब मजीद आबादकारी नहीं करेगा। बयान के मुताबिक तीनों ममालिक को कई मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है और इस तारीखी मुआहदे के बाद तीनों ममालिक को मुश्तरका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही इस बात पर भी इत्तफाक किया गया है कि आइंदा आने वाले हफ्तों में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के वफूद मुलाकात करेंगे और फिर सरमायाकारी, सयाहत, बराह रास्त फ्लाइट्स, सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कल्चर, सिफारत खानों के क़याम और दो तरफा दिलचस्पी के उमूर से मुताल्लिक मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। बयान के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता की दो ताकतों के दरमियान बराह रास्त राब्तों के आगाज़ से खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। बयान के मुताबिक इस सिफारती कामयाबी के नतीजे में और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरख्वास्त पर इसराइल फ़लस्तीन के इलाकों में मजीद आबादकारी मुअत्तल कर देगा। दीगर अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कोशिशें करेगा। अमरीका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात पुरएतमाद हैं कि दीगर ममालिक के साथ भी इस तरह की सिफारती बातचीत मुमकिन है और ये तीनों ममालिक इस मकसद के लिए एक साथ काम करेंगे। तीनों ममालिक के एक साथ आगे बढ़ने से खित्ते में मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों को मदद मिलेगी। आगे बयान में कहा गया है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात एक साथ मिलकर कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन की तैयारी के लिए काम करेंगे। बयान के मुताबिक ताल्लुकात के मामूल पर आने और पुरअमन सिफारतकारी के नतीजे में अमरीका के दो इत्तिहादी करीब आएंगे और ये दोनों ममालिक मिलकर अमरीकी सदर का मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन का एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। मुश्तरका बयान में आगे कहा गया है कि तमाम फरीक इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े के जामे हल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे जो इस अमन मुआहदे का विजन है। इसके नतीजे में तमाम मुसलमान अमन के साथ मस्जिद अक्सा का दौरा कर सकेंगे और वहाँ इबादत कर सकेंगे और यरूशलेम के दीगर मुक़द्दस मकामात को तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए खोला जाना चाहिए। ये पूरा बयान है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसके नतीजे में मशरिक़ वुस्ता में अमन पैदा होने की उम्मीद पैदा हो गई है। खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि आज बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। दो अजीम दोस्तों इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तारीखी अमन मुआहदा हुआ है। अमरीकी सदर ने तीनों ममालिक का मुश्तरका बयान भी ट्वीट किया। अमरीकी सदर ने मीडिया से बात भी की और इस मुआहदे को बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया। Just a few moments ago, I hosted a very special call with two friends. अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी एक बहुत स्पेशल फ़ोन कॉल पर दो दोस्तों से बात हुई है, इसराइल की वज़ीर आज़म नेतन्याहू और मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद मोहम्मद बिन जायद से, और वो दोनों ही एक तारीखी अमन मुआहदे के लिए राज़ी हो गए हैं। हर कोई कहता था कि ये नामुमकिन है, मगर मैं कहता था कि मोहम्मद बिन जायद मशरिक़ वुस्ता के अजीम लीडर में से एक हैं। 49 साल बाद इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात अपने सिफारती ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर मामूल पर लाने जा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के ममालिक में सिफारत खाने बनाएंगे और अपने सफ़ीर भेजेंगे और तमाम शोबों में ताउन का आगाज़ करेंगे और मुताद्दिद शोबों में जिनमें तालीम, सेहत, तिजारत, सयाहत और सिक्योरिटी शामिल हैं ताल्लुकात का आगाज़ करेंगे। ये हकीकतन एक तारीखी वाक़या है। 25 साल पहले इसराइल और जॉर्डन के अमन मुआहदे के बाद भी मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए इतनी पेशरफ्त नहीं हुई। Peace treaty was signed more than 25 years ago. Has so much progress been made towards peace in the Middle East? और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद ने ट्वीट भी किया और बताया कि एक फ़ोन कॉल जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ हुई, उसमें एक मुआहदा तय पाया है कि अब मज़ीद इसराइल फ़लस्तीन के इलाकों को पर तामीर नहीं करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल ने मुआहदा किया है कि बाहिमी ताउन होगा और एक रोड मैप बनाया जाएगा जिससे दोनों ममालिक के दरमियान रिलेशनशिप की बुनियाद रखी जाए।
یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا. گزشتہ 2 برس کے درمیان اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان فاصلوں میں کمی آئی تھی. 2018 میں اچانک اسرائیلی وزیر اعظم عمان پہنچے اور انہوں نے عمان کے سلطان سے ملاقات کی. اس ملاقات کے بعد عمان کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ عمان اسرائیل اور فلسطین کو اکٹھا کرنے کی پیشکش کر رہا ہے، لیکن یہ کسی ثالث کے کردار کے طور پر نہیں ہے. اسرائیل خطے میں ایک ریاست ہے اور یہ ہم سب سمجھتے ہیں، جبکہ دنیا بھی اس حقیقت سے آشنا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ وقت ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دیگر ریاستوں کی طرح پیش آیا جائے. پھر اسرائیلی وزیر اعظم کا بھی بیان سامنے آیا کہ ایران کی مخالفت اسرائیل اور عرب ممالک کو قریب لا رہی ہے. اسی طرح اسرائیل کی وزیر ثقافت نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تھا. وہ ابوظہبی کی شیخ زاید مسجد گئیں. مسجد کے دورے کے بعد اسرائیلی وزیر نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ انہیں خوشی ہے کہ وہ پہلی سینئر اسرائیلی شخصیت ہیں جنہوں نے مسجد میں مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا. اور صرف یہی نہیں، 2018 میں ہی اسرائیل کی ٹیم نے ابوظہبی میں ہونے والے کھیلوں کے مقابلوں میں بھی شرکت کی. اسرائیلی ٹیم کو کامیابی ملی، جس کے بعد اسٹیڈیم میں اسرائیل کا قومی ترانہ بھی بجایا گیا. حالانکہ 1 سال پہلے بھی ابوظہبی میں ہی اسرائیلی ٹیم جیتی تھی، مگر حکام نے نہ اسرائیلی پرچم لہرانے کی اجازت دی تھی، نہ ہی اسرائیل کا قومی ترانہ بجایا گیا تھا. اپریل 2018 میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی ایک انٹرویو میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اسرائیلیوں کو اپنی سرزمین کا حق حاصل ہے. امریکی جریدے دی اٹلانٹک کے نمائندے نے جب محمد بن سلمان سے پوچھا کہ کیا یہودیوں کو ایک خود مختار ریاست کا حق ہے، تو محمد بن سلمان نے جواب دیا کہ میرا ماننا ہے کہ تمام لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پرامن ریاست میں رہیں. میرا ماننا ہے کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو اپنی اپنی زمین کا حق ہے، مگر ہمیں معمول کے تعلقات اور استحکام کے لیے ایک امن معاہدے کو یقینی بنانا ہوگا. ایک سوال کے جواب میں محمد بن سلمان نے واضح کیا کہ ان کے ملک کو یہودیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحافی نے محمد بن سلمان سے سوال پوچھا کہ کیا ایران سعودی عرب اور اسرائیل کو قریب لانے کی وجہ ہے، تو محمد بن سلمان نے جواب دیا کہ اسرائیل ایک بڑی معیشت ہے اور اس کی معیشت میں ترقی بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھی اسرائیل کے ساتھ باہمی دلچسپی کے معاملات ہیں. اگر امن ہو تو اسرائیل اور خلیجی ممالک میں باہمی دلچسپی کی بہت سی باتیں ہیں، خاص طور پر مصر اور اردن کی. اس کے علاوہ سعودی عرب انڈیا کی ایئر لائن کو اسرائیل جانے کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے چکا ہے، مگر اسرائیل اور فلسطین میں تنازع کی وجہ سے گزشتہ 7 دہائیوں سے عرب ممالک اور اسرائیل کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں. اس کا ایک بہت بڑا تاریخی پس منظر ہے. 1917 میں پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی اور فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے پاس چلا گیا. برطانیہ کو جب فلسطین کے حوالے سے اختیار ملا تو اس نے 1917 کو فلسطین کے مستقبل کے حوالے سے ایک اعلامیہ جاری کیا اور اس اعلامیہ کو بیلفور ڈکلیریشن کا نام دیا گیا. اس اعلامیہ میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ یہودیوں کے لیے فلسطینی علاقے میں مرکز بنانا چاہتا ہے. اس متنازع اعلامیے پر سخت تنقید ہوئی، مگر برطانیہ نے یقین دلایا کہ فلسطین میں رہنے والوں کے حقوق متاثر نہیں ہوں گے. پھر فلسطینی علاقے میں یہودیوں کی آبادی بڑھانے کے لیے برطانیہ نے 1922 سے لے کر 1935 تک مغربی ممالک سے یہودیوں کی ہجرت کو یقینی بنایا اور دیکھتے دیکھتے صرف 13 سالوں میں یہودیوں کی فلسطین میں آبادی 10% سے بڑھ کر 27% تک پہنچ گئی. وقت کے ساتھ ساتھ فلسطینی علاقے میں یہودیوں کی آبادکاری تیز ہوتی چلی گئی. دوسری عالمی جنگ کے بعد برطانیہ اس معاملے سے پیچھے ہٹ گیا اور ساری ذمہ داری اقوام متحدہ پر آ گئی، جس کے بعد اقوام متحدہ نے 29 نومبر 1947 میں فلسطینی علاقے کو تقسیم کرنے کے لیے ایک قرارداد منظور کی اور 2 سفارشات پیش کی کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کیا جائے گا. ایک ریاست یہودیوں پر مشتمل ہوگی، دوسری ریاست میں عرب رہیں گے. قرارداد میں مزید کہا گیا کہ یروشلم یعنی بیت المقدس تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس ہے، اس لیے اس جگہ پر عالمی حکومت قائم ہوگی اور اقوام متحدہ خود اس کے انتظامی معاملات دیکھے گا. یہودیوں نے اس قرارداد کو تسلیم کیا اور اسرائیل کی ریاست 1948 میں قائم ہو گئی، لیکن اسے کسی بھی عرب ملک نے تسلیم نہیں کیا. اس دن سے آج تک خطے میں کشیدگی ہے. اس کشیدگی نے خطے کو 1949 کی جنگ میں دھکیل دیا. اسرائیل اور عرب ممالک کی اس جنگ میں عرب ممالک کی سربراہی اردن نے کی، مگر عرب ممالک کو اس جنگ میں شکست ہوئی. پھر 18 سال بعد 1967 میں عرب ممالک اور اسرائیل میں ایک اور جنگ ہوئی جو 6 دن تک جاری رہی. اس جنگ نے خطے کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا. اس جنگ میں نہ صرف عرب ممالک کو شکست ہوئی بلکہ اسرائیل نے شام، اردن اور لبنان کے کئی اہم علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا. تیسری عرب اسرائیل جنگ پھر 1973 میں ہوئی. 1973 میں عرب اسرائیل جنگ میں امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کسی حد تک متاثر ہوئے. عرب ممالک نے دنیا کو تیل کی فراہمی روک دی، جس کے بعد دنیا میں تیل کا بحران پیدا ہو گیا، لیکن امریکہ نے سعودی عرب سے تعلقات کو بگڑنے نہ دیا. مارچ 1974 میں اسرائیل کو مصر اور عرب ممالک سے بات چیت پر مجبور کیا تاکہ عرب دنیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات مزید خراب نہ ہوں. ان 3 جنگوں کے بعد بھی اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کا تنازعہ برقرار رہا.
दोनों ममालिक के दरमियान ना फ्लाइट ऑपरेशंस थे, ना ही अरब ममालिक इसराइल को रिकॉग्नाइज करते थे, तस्लीम करते थे। मगर अब ये बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है। अगर दोनों ममालिक एक दूसरे में सिफारत खाने भी खोलेंगे, सफ़ीर भी भेजेंगे, और फिर जितने भी मुआहदे में बातें की गई हैं, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है। हमने कोशिश की कि इस पर मौक़िफ़ पाकिस्तान का भी मालूम किया जाए, मगर अभी हमें मौक़िफ़ नहीं मिल रहा है कि पाकिस्तान इस हवाले से इस मामले को कैसे देख रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। पेशावर के शहरियों के लिए आज एक बड़ा और खुशी का दिन है, और जिस मंसूबे का उन्हें तवील अरसे से इंतजार था, उसका आज इफ्तिताह हो गया और खैबर पख्तूनख्वा की पहली मेट्रो बस सर्विस पेशावर में चलना शुरू हो गई है, जिसके जरिए ट्रैफिक के मसाइल और महंगी ट्रांसपोर्ट सर्विस से परेशान पेशावर वालों को शहर भर में सफ़र के लिए सस्ती और आरामदेह सफ़र की सहूलत मैसर आ गई है। BRT प्रोजेक्ट तहरीक इंसाफ का फ्लैगशिप मंसूबा है, जिसका इफ्तिताह करने वज़ीर आज़म इमरान खान खुसूसी तौर पर पेशावर आए, जहां उन्होंने पेशावर BRT का इफ्तिताह किया, बस में बैठकर सफ़र भी किया। BRT इंतज़ामिया के मुताबिक ये प्रोजेक्ट 3rd जनरेशन मास ट्रांजिट सिस्टम है, जिसके लिए डीजल हाइब्रिड बसेस लाई गई हैं, जिससे माहौलियाती आलूदगी का फैलाव कम होगा। BRT का मरकज़ी कॉरिडोर 27 किलोमीटर तवील है, जबकि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से 5 रूट्स भी मरकज़ी कॉरिडोर से मिलते हैं, जिससे शहर भर के शहरी फ़ायदा उठा सकेंगे। जबकि बसों का किराया भी शहरियों की सहूलियत के मुताबिक रखा गया है, जो कि फासले की मुनासबत से है, और कम से कम 10 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये है। जबकि इसके मुकाबले में पंजाब में चलने वाली मेट्रो का किराया फिक्स है। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो का 23 किलोमीटर रूट है, किराया 30 रुपये है। इसी तरह लाहौर मेट्रो बस का 27 किलोमीटर का रूट है, किराया 30 रुपये है। मुल्तान मेट्रो बस का 18 किलोमीटर का रूट है और 20 रुपये किराया रखा गया है। BRT के इफ्तिताह से पेशावर के शहरियों की ट्रांसपोर्ट की मुश्किलात किस हद तक कम हुई हैं, वो कितने खुश हैं, अवाम भी खुश हैं। वज़ीर आज़म ने भी आज गलती तस्लीम की। मैं आज ये ख़ास कहना चाहता हूँ कि मुझे इसके ऊपर रिजर्वेशंस थी, और मैं आज परवेज़ खटक को ख़ास खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें हमेशा कहा कि जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो तब तुम्हें पता चलेगा इसकी अहमियत। तो मैं आज परवेज़ खटक सब की तरफ से, अपनी तरफ से नहीं, मैं तो परवेज़ खटक से कहना चाहता हूँ कि हम गलत है, परवेज़ खटक आप ठीक निकलें। तारीफ की, बल्कि ये भी माना कि शहरों के लिए पेशावर मेट्रो जैसे मंसूबे बुनियाद होते हैं। पेशावर के लिए ये एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गया है, जो कि पूरा पेशावर को और इलाकों को कवर करता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि डेवलपमेंट में ये पहला फेज़ होता है जबकि आप एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। माजी में जब शहबाज शरीफ मेट्रो बस प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो वज़ीर आज़म बहुत तनकीद करते थे कि कौमें मेट्रो से नहीं बनती। क्या आपको मेट्रो की जरूरत थी या बेहतर अस्पतालों की जरूरत थी? बजाय बिजली बनाने के जंगलात पर सर्विस बना दी। जो पैसा अवाम पे खर्च होना होता है वो 200 अरब की ऑरेंज ट्रेन और 150 अरब की 2 मेट्रो पे खर्च हो जाता है। पख्तूनख्वा को हमने वो सूबा बनाना है जिसमें हमने सबसे ज्यादा पैसा अपने इंसानों पे खर्च कर रहे हैं, मेट्रो पे नहीं, इंसानों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। नवाज शरीफ का नया पख्तूनख्वा का मतलब कि यहाँ 50 अरब रुपए का मेट्रो का प्रोजेक्ट लग जाए, ना लोगों को तालीम मिले, ना इलाज हो उनका अस्पतालों में, ना वहाँ थानों में इंसाफ मिले, लेकिन बस एक प्रोजेक्ट बन जाए, इसमें बड़ी सी कमीशन बन जाए। उनके और हमारे सोच में बड़ा फ़र्क है। फिर जब ये प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया तो 3 दावे किए। एक ये कि सबसे कम मुद्दत में बनेगा, 6 महीने में बनाएंगे, 34 महीने में बना। फिर ये दावा किया कि सबसे सस्ती मेट्रो होगी, मगर अब हुकूमत खुद मान रही है कि 70 अरब रुपए में बना। और तीसरा ये दावा किया कि इस पर सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी, टिकट सस्ता होगा, मगर ये प्रोजेक्ट खुद कमाएगा, प्लाजा बनेंगे और सारे मामलात होंगे। मगर क्या वाकई प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है कि खुद कमा सके? ज़रा देखिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने BRT का इफ्तिताह तो कर लिया है। आइए देखते हैं कि मंसूबा मुकम्मल हुआ भी है कि नहीं। मैं मौजूद हूँ जमकनी डिपो पर। डिपो पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर अभी तक काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। डिपो में पार्क एंड राइड और कमर्शियल प्लाजा की तामीर भी मुकम्मल नहीं हुई। साइकिल ट्रैक BRT मंसूबे का हिस्सा है। ताहम खैबर बाजार से डबगरी तक सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही साइकिल ट्रैक मुकम्मल हो सका। मंसूबे में शामिल डबगरी डिपोस पर भी काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। यह है हयाताबाद डिपो। यहाँ पर कमर्शियल प्लाजा और मुसाफिरों के लिए पार्क एंड राइड की सहूलत फराहम की जानी थी, लेकिन यहाँ पर भी काम मुकम्मल नहीं किया जा सका।
PDA हुकाम के मुताबिक तीनों डिपोस पर काम दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमत ने बसें चलाने के लिए बजट में 2 अरब रुपए रखे हैं। प्रोग्राम शाजिब खानजादा के लिए कैमरामैन रिजवान शेख के साथ शीबा हैदर, पेशावर। फिर प्रोजेक्ट पर करप्शन के इल्जामात लगते रहे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत स्टे ऑर्डर लेती रही। अब क्या होगा? हमारे साथ तैमूर सलीम झगड़ा, वज़ीर ख़जाना और सेहत खैबर पख्तूनख्वा मौजूद हैं। झगड़ा साहब बहुत शुक्रिया। झगड़ा साहब बहुत मुबारक हो, अवाम भी बहुत खुश हैं, मगर सब्सिडी आपको बतौर वज़ीर ख़जाना देनी पड़ेगी, ऑलरेडी एलोकेट की है, आगे भी देनी पड़ेगी। शाजिब साहब, एज अ गुड फाइनेंस मिनिस्टर इसकी प्लानिंग हम पहले से करते हैं। इस पे हमारी 2 हफ्ते पहले बात हुई थी या हफ्ते पहले बात हुई थी, और आपने खुद कहा था कि आपकी रिसर्च कह रही है कि थोड़ी बहुत अगर सब्सिडी एक अच्छे डिज़ाइन प्रोजेक्ट में देनी पड़े तो तो दिस इज़ द नॉर्म। तो जो है हमने प्रोविजन इसके लिए रखी है। अब डिपेंड करता है कि राइडरशिप कितनी होती है, और लेकिन एज आई सेड कि जिस टाइप के फिगर्स की हम बात कर रहे हैं वो सस्टेनेबल है, और इंशाल्लाह जब फीडर रूट्स कंप्लीट होंगे, जब कमर्शियल प्लाजास कंप्लीट होंगे, तो तब भी मुझे सब्सिडी की कम फिक्र है। जिस चीज़ के बारे में मुझे खुशी है, एक्साइटमेंट है, वो ये है जब ये सारी चीज़ें होंगी तो 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये कि पेशावर की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी, और दूसरी चीज़ ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो किसी भी छोटी मोटी सब्सिडी को ऑफसेट कर लेगी। ये मस्बत नतीजा होगा, उम्मीद करते हैं। और मगर साथ में बताएगा कि करप्शन के इल्जामात लगे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत स्टे ऑर्डर ले लेती थी, अब आपको कोई एतराज़ नहीं होगा कि जी अब तहकीकात हों प्रोजेक्ट के हवाले से? चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई है, उनका कंसिस्टेंट यही स्टैंड रहा है कि प्रोजेक्ट जब एक बार कंप्लीट हो जाए तो बिल्कुल जो है जो भी इसमें इंक्वायरी होनी है, एंड जो भी इसकी जो गलतियां हुई हैं उनमें जो भी लर्निंग हुई है वो सारी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। हम खुद इनफैक्ट इंटरनली भी करेंगे और ये इंक्वायरीज भी हों। वाइड चीज़ इसमें ये जो हमें असेस करनी चाहिए वो ये है कि जो एलिमेंट्स रहते हैं हम ये नहीं चाहते कि उन पे इम्पैक्ट हो, लेकिन जैसे आपने देखा है, आई होप कि कुछ जो क्रेडिबिलिटी पे सवाल थे कि ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट नहीं कर सकते या इसकी क्वालिटी में ओवरऑल कोई सब्सटैंशियल इश्यूज होंगे, वो तो मेरे ख्याल में अभी कवर हो गए। ये भी आप हमसे कमिटमेंट ले लें कि इंशाल्लाह जब ये हो जाएगी, फुल कंप्लीशन हो जाएगी, और अगर इम्पैक्ट उसका ना हो उससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा किसी इंक्वायरी के रास्ते में नहीं जो है फिर रहेगी। बहुत शुक्रिया। अगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत के लिए आज एक और मस्बत खबर का दिन है, वो भी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत के लिए आज एक बहुत मस्बत फैसला सामने आया है। 2 साल में मुख्तलिफ सनतें हुकूमत को 457 अरब रुपए देंगी। सुप्रीम कोर्ट ने GIDC केस का फैसला हुकूमत के हक में सुना दिया। यह फैसला 2-1 की अक्सरियत से आया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की तरफ से 2011 में लगाए गए गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को कानूनी करार दे दिया और 2015 में जारी किए गए GIDC एक्ट को भी आईनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक गैस इस्तेमाल करने वाली कंपनियां हुकूमत को 457 अरब रुपए 24 माह में 24 किस्तों में देने की पाबंद होंगी, और कोई भी लेट पेमेंट सरचार्ज सिर्फ उस सूरत में लिया जाएगा अगर कोई कंपनी 24 महीने में रकम अदा ना करे। साथ ही वफाकी हुकूमत को पाबंद किया गया है कि हुकूमत इन पैसों से 6 माह के अंदर नॉर्थ साउथ पाइपलाइन मुकम्मल करे। तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पाइपलाइन पर फौरी काम शुरू किया जाए। जैसे ही ईरान पर से पाबंदियां खत्म हो और रुकावटें हटें तो पाक ईरान पाइपलाइन पर भी काम शुरू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर नॉर्थ साउथ पाइपलाइन पर 6 माह में काम शुरू नहीं होता और बाकी 2 पाइपलाइंस के लिए हालात साजगार नहीं होते तो इस गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सेस का मकसद खत्म हो जाएगा और GIDC एक्ट 2015 मुस्तकिल बुनियादों पर गैर फाल हो जाएगा और खत्म समझा जाएगा। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस तो 2011 में लगाया गया और इसलिए लगाया गया ताकि गैस इस्तेमाल करने वाली कंपनियों से पैसे लेकर हुकूमत गैस की फराहमी के बड़े मंसूबे मुकम्मल कर सके। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा और LNG के मंसूबे। मगर गैस इस्तेमाल करने वाली कंपनियां इस टैक्स के खिलाफ अदालतों में चली गई।
कुछ अदालतों से हुकूमत के खिलाफ भी फैसले आए। अदालती स्टे ऑर्डर्स की वजह से कुछ कंपनियां आवाम से तो इस मद में पैसे लेती रहीं, मगर आगे हुकूमत को नहीं देती थी, बैंक में रखा, शरह सूद कमाई। 9 साल बाद ये रकम 420 अरब रुपए हो गई, जिसके बाद गुज़िश्ता साल अचानक हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके तहत हुकूमत ने इन कंपनियों के आधे पैसे माफ कर दिए, मगर शर्त ये रखी कि ये कंपनी अदालतों से स्टे ऑर्डर वापस ले लेंगी। मगर हुकूमत पर तनकीद हुई कि उसने बासर सेक्टर्स की बड़ी कंपनीज को रियायत दे दी है। पावर सेक्टर, CNG सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों के वाजिबुल अदा 208 अरब रुपए माफ कर दिए हैं। ना मुशावरत की गई, ना मुतालिका इदारों की राय ली गई, बल्कि जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, होमवर्क नहीं किया गया। ये तनकीद हुई, जिसकी वजह से मामला मशकूक हो गया। हुकूमती ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो कंपनियां इस मुआहदे पर दस्तखत करेंगी वो अदालती स्टे ऑर्डर वापस लेंगी। अलबत्ता जिन सेक्टर्स ने आवाम से GIDC लिया है और हुकूमत को आगे नहीं दिया है, वो उन्हें वापस करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठा कि हुकूमत ये कैसे तय करेगी कि किस कंपनियों ने आवाम से कितना पैसा लिया और आगे हुकूमत को कितना दिया। फिर वफाकी काबीना में इस मामले पर गौर किया गया, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए वफाकी वजीर उमर अयूब ने बताया कि काबीना ने फैसला किया है कि सदारती ऑर्डिनेंस में फॉरेंसिक ऑडिट की शिक भी शामिल की जाएगी। फिर सवाल उठा कि फॉरेंसिक ऑडिट का फैसला करके इसे पहले कराना चाहिए था, फिर ऑर्डिनेंस आना चाहिए था, फिर जब तनकीद हुई तो ऑडिट का ऐलान किया है। उमर अयूब और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने यह कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट से मुतालिक काबीना में फैसला कर लिया गया था, मगर इस शिक को ऑर्डिनेंस में शामिल नहीं किया गया था, अब किया जाएगा। मगर फिर हुकूमत ने यह फैसला वापस ले लिया और चंद घंटे पहले तक वुज़रा जिस फैसले का दिफा कर रहे थे, उसे मुल्क और कौम के लिए बहुत ज़रूरी करार दे रहे थे, इस फैसले के नक्कादों के अज़ाइम पर सवाल उठा रहे थे, हुकूमत उसी GIDC ऑर्डिनेंस के फैसले से पीछे हट गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद ही ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भेजा, फिर खुद ही उसे वापस लिया और फिर खुद ही वापस लेकर उस वक्त वज़ीर आज़म हाउस से बयान जारी हुआ, जिसके मुताबिक ऑर्डिनेंस का मकसद अदालत के बाहर मुज़ाकरात के जरिए 50% रकम वसूल करना था, मगर हालिया तनाज़े पर शफाफियत यकीनी बनाने और अच्छी हुक्मरानी की मिसाल कायम करने के लिए ऑर्डिनेंस वापस लेने का फैसला किया है। और वज़ीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल को GIDC मामले पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द समाअत के लिए रुजू करने की हिदायत की है, ताकि मामले पर आइन और कानून के मुताबिक जल्द फैसला आ सके। इस बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म कौम को बताना चाहते हैं कि अदालत जाने से फैसला खिलाफ आने का भी खतरा है। हो सकता है कि सारे पैसे हुकूमत को मिल जाएं और हो सकता है कि हुकूमत को कुछ भी ना मिले, बल्कि उल्टा जो 295 अरब रुपए इन कंपनियों से हुकूमत ले चुकी है वो भी वापस देने ना पड़ जाए। और आज अदालत ने हुकूमत के हक में फैसला सुना दिया। हुकूमत तो गुज़िश्ता साल 208 अरब रुपए छोड़ने को तैयार हो गई थी, अब उसे 457 अरब रुपए मिलेंगे, यानी ऑर्डिनेंस वापस लेने का हुकूमत को फ़ायदा हुआ। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसको उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करे जैसा कि अदालत की तरफ से लाजिम किया गया है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान की कुछ मारूफ ख़वातीन सहाफ़ियों ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है और बताया है कि उन्हें ऑनलाइन हिरासा किया जाता है, धमकियां दी जाती हैं, किरदार कशी की जाती है और दबाव डालने के लिए सोशल मीडिया पर गलीज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। ख़वातीन सहाफ़ियों के एक ग्रुप ने एक मुश्तरका बयान जारी किया, जिसमें बताया है कि मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने और मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करने पर उन्हें हुकूमत के हामी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन हिरासा करते हैं और धमकियाँ देते हैं। सहाफ़ी बेनज़ीर शाह ने अपने ट्वीट में ये मुश्तरका बयान जारी किया, जिस पर ख़वातीन सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद ने दस्तखत किए हैं। मारूफ ख़वातीन सहाफ़ियों ने अपने मुश्तरका बयान में बताया है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ज़रिए ख़वातीन सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों को निशाना बनाया जा रहा है। इन हमलों का हदफ मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाली ख़वातीन हैं और वो जिनकी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया है, ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के हवाले से, जिन्होंने हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद की। बयान के मुताबिक ऑनलाइन हमला करने वालों को हुकूमती शख्सियात की तरफ से उकसाया जाता है और फिर बड़ी तादाद में ट्विटर अकाउंट से उसको फैलाया जाता है, जिन्होंने अपनी वाबस्तगी हुकूमती जमात से जाहिर की हुई होती है। बाकायदा मुहिम चलाई जाती है। ख़वातीन सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों की ज़ाती मालूमात पब्लिक कर दी जाती हैं। हमें जाली खबरी देने वाला, अवाम के दुश्मन और लिफाफा जर्नलिस्ट कहकर बदनाम किया जाता है, डराया और धमकाया जाता है। मीडिया की ख़वातीन को सिर्फ उनके काम की वजह से नहीं, बल्कि जिन्स की वजह से भी निशाना बनाया जाता है। इसके मुताबिक हमारी सोशल मीडिया की टाइमलाइंस जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद की धमकियों से भरी हुई हैं। ये हमारे खिलाफ मुमकिन तशद्दुद और हेट क्राइम्स पर उकसा सकता है, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरे में डाल सकता है। हाल ही में रिपोर्टर्स और तज्ज़ियाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश की गई। इसके साथ हमारी मालूमात तक रसाई को भी रोकने की कोशिश की गई। मीडिया की ख़वातीन अपनी राय देने में मोहतात हो गई हैं। और फिर मज़ीद कहा गया है एलामिये में कि सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए सोशल मीडिया पर आज़ादी से बात करना मुश्किल होता जा रहा है। बयान के मुताबिक ऐसे मुसलसल हमले अवाम के सहाफ़त पर एतमाद को कमज़ोर करते हैं, जो जमहूरियत के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है। दुरुस्त और काबिल एतमाद मालूमात तक रसाई अवाम का हक है।
मुश्तरका बयान में ख़वातीन सहाफ़ियों ने अपने आइनी हुकूक का हवाला देते हुए कहा कि हमें अवाम में आज़ादी इज़हार राय के हक़ के इस्तेमाल से रोका जा रहा है। जब हम पर हमले होते हैं और धमकियाँ दी जाती हैं तो आइन के आर्टिकल 4 के तहत दिया गया हक़ हमसे छीन लिया जाता है और ये बराह रास्त इनकी हरकतों का नतीजा है जो हुकूमत में ओहदा रखते हैं और PTI से मुंसलिक है। मुश्तरका बयान में उन्होंने वज़ीर मुमलिकत बराए इंसानी हुकूक शेरी मज़ारी को मुखातिब किया और कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ धमकियों का नोटिस लेने और बदसलूकी, धौंस, खौफ और सेंसरशिप से निपटने का वादा किया था। मोहतरमा मज़ारी, हम इंतज़ार कर रहे हैं। ख़वातीन सहाफ़ियों ने अपने मुश्तरका बयान में हुकूमत से 3 मुतालबात किए हैं। उनका पहला मुतालबा है कि मीडिया में ख़वातीन को बार बार निशाना बनाने से अपने अराकीन को फौरी तौर पर रोकें। दूसरा मुतालबा है कि पार्टी के तमाम मेंबरान, हामियों और पैरोकारों को वाज़ेह पैगाम भेजें कि वो बराह रास्त या बिलवास्ता इन हमलों को शुरू करने से बाज रहें। और तीसरा मुतालबा यह है कि हुकूमत के अंदर ऐसे तमाम अफराद को जवाबदही के लिए तलब करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बयान में सेनेट और कौमी असम्बली की इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ कायमा कमेटियों से इस खतरनाक माहौल को ख़त्म करने के लिए इक़दाम करने की भी अपील की गई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंसानी हुकूक कमेटी के सरबराह की हैसियत से ख़वातीन सहाफ़ियों को धमकियों का नोटिस लिया है। इस मामले पर वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शेरी मज़ारी ने भी ट्वीट किया और कहा है कि ख़वातीन सहाफ़ियों को निशाना बनाने और बदसलूकी का सुनकर दुख हुआ। ख़वातीन सहाफ़ियों को हिरासा करना नाकाबिल कबूल है। सहाफ़ी अपना काम करते हैं, सहाफ़ी पेशा वराना खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और उन्हें निशाना बनाना बिलखुसूस सिनफी बुनियादों पर बदसलूकी करना इंतहाई काबिल अफसोस है और नाकाबिल कबूल है। उन्होंने वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात से भी मुतालबा किया है कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल की तैयारी में तेज़ी लाने के लिए रहनुमाई करें और इस बिल की न सिर्फ अशद ज़रूरत है बल्कि हमारे आइन और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत हमारी ज़िम्मेदारी भी है। ख़वातीन के लिए यहाँ वैसे भी काम करना मुश्किल है। ऐसे में उन्हें ऑनलाइन निशाना बनाना, उनकी ख़बरों, तज्ज़ियों और तनक़ीद पर उन्हें खामोश कराने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो काबिल मज़म्मत हैं। उनकी ख़बरें सही हों या गलत हों, उनके तज्ज़िये पर एतराज़ हो तो एतराज़ किया जाए, तनकीद की जाए। ख़बर गलत हो तो हुकूमत के पास इदारे मौजूद हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मगर ऐसा नहीं किया जाता, बल्कि उनकी किरदार कशी की जाती है। उनकी जिसामत, उनकी शक्ल, उनके रंग, उनके ख़ानदान को निशाना बनाया जाता है। उनके काम पर तनकीद की बजाय उनके औरत होने पर उन्हें निशाना बनाया जाता है। ऐसा ही किया जाता रहा तो सहाफ़त के शोबे में अपना करियर बनाने की ख्वाहिश रखने वाली लड़कियों की कैसे हौसला अफजाई होगी। उनके लिए शोबे में आना मुश्किल हो जाएगा और जो ख़वातीन पहले से काम कर रही हैं, हिम्मत से काम कर रही हैं, उनके लिए काम करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, जो नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो ये मुश्तरका एलामिया जारी करने पर मजबूर हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस मामले का संजीदा नोटिस लेगी और कार्रवाई करेगी। इजाज़त, अल्लाह।